मैनेजमेंट ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। मैनेजमेंट ऑफ मेल इनफर्टिलिटी में सबसे पहले हमें लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बोलना है। स्ट्रेस अवॉइड करो, टाइट एंड गारमेंट्स अवॉइड करो, एल्कोहल, टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग अवॉइड करो, कोई भी सब्सटेंस एब्यूज़ है उसको छोड़ो, ओबेसिटी कंट्रोल करो, एंड इट शुड बी प्रॉपर एजुकेशन अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड पोजीशन एंड टाइमिंग के बारे में, कोइटस के टाइमिंग के बारे में बताना है। ठीक है, कोई भी अंडरलाइन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है उसका, थायराइड, डायबिटीज़, वो ट्रीट करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कोई भी अगर उसका जेनेटल इन्फेक्शन है, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD और 6 वीक्स के लिए देना है, या फिर इराइथ्रोमाइसिन QID 500 मिलीग्राम QID देना है 6 वीक्स के लिए। मतलब बहुत लंबा कोर्स हो जाता है, यानी कि तुम्हें 1.5 महीने के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म मेनाइटल ट्रीटमेंट जो है मेल जेनाइटल इन्फेक्शन का लॉन्गर है। डॉक्सी 100 मिलीग्राम BD फॉर 6 वीक, इराइथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम QID। ठीक है, फिर उसका सीमन कल्चर कराना है, सेंसिटिविटी रिपोर्टिंग देखनी है, कोई भी एपिडिडाइमिस, ऑर्काइटिस, प्रोस्टाइटिस, कोई इन्फेक्शन है, क्लैमाइडिया, गोनोरिया, वो ट्रीट करना है। फिर उसके बाद आते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल है। ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस मार्कर्स हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और स्पर्म फंक्शन कॉजिंग जो ऑक्सीडेटिव मार्कर्स जो ओलाइगो या एस्थेनो जो स्पर्मिया करा देते हैं वो देना है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स देने हैं लाइकोपीन 4 मिलीग्राम डेली, विटामिन C, E एंड कोएंजाइम Q। कोई मतलब इसका प्रूवन रोल नहीं है, पर 3 से 6 महीने के लिए देने हैं ये। फिर आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया। इसमें हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया में एक तो ब्रोमोक्रिप्टिन देना है 2.5 to 5 mg डेली, या फिर कैबरगोलिन 0.25 to 0.5 mg ट्वाइस वीकली फॉर 3 to 6 मंथ। ठीक है, अब आते हैं जो हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है इंक्लूडिंग द कैलमैन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, FSH LH टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम होता है, टेस्टिस में भी स्मॉलर, तो इसमें पल्सटाइल GnRH थेरेपी देते हैं। इंजेक्शन HCG 2500 से 5000 यूनिट इंट्रामस्कुलरली ट्वाइस वीकली, या फिर 10,000 यूनिट वीकली फॉर 6 to 12 मंथ देना है टू इम्प्रूव द स्पर्म काउंट। या फिर HMG भी दे सकते हैं इंजेक्शन, HCG हो गया 5000 यूनिट ट्वाइस वीकली, या फिर 10,000 यूनिट वीकली दे दो। या फिर इंजेक्शन HMG ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन देना है 150 इंटरनेशनल यूनिट थ्राइस वीकली, दिन में हफ्ते में 3 बार देना है, अलॉन्ग विद HCG फॉर 6 to 12 मंथ टू इम्प्रूव द रिजल्ट। फिर टेस्टोस्टेरोन दे सकते हैं इन डोजेज ऑफ 25 to 50 मिलीग्राम ओरली डेली दे सकता है टू इम्प्रूव द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्लोमोफिन थेरेपी देनी है 25 मिलीग्राम ओरली फॉर 25 डेज इन अ मंथ फॉलोड बाय 5 डेज रेस्ट। ठीक है, फिर SSRI सस्टिनेक्स जो देना है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, डेपोजेंटिन होती है, सस्टिनेक्स नाम से आती है, डेपोजेंटिन 1 आवर बिफोर द कोइटस 30 मिलीग्राम ओरली। ठीक है, डोज कैन बी इंक्रीजेस टू 60 मिलीग्राम, ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए है। फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इम्पोटेंस के लिए सिल्डेनाफिल सिट्रेट आती है, विएग्रा इन डोज ऑफ 50 मिलीग्राम 1 आवर बिफोर कोइटस टू इम्प्रूव द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। डोज कैन बी इंक्रीज टू 100 मिलीग्राम, इट इफेक्ट लास्ट फॉर 1 to 2 आवर, पर इट कैन वर्सन द इशेमिक हार्ट डिजीजेज, रेटाइनाइटिस पिगमेंटोसा, डायबिटिक रेटाइनोपैथी। या फिर टेडाल्फिल इन डोजेज ऑफ 10 to 20 मिलीग्राम 1 आवर बिफोर द कोइटस। ठीक है, टेडाफिल दे सकते हैं 20 मिलीग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद है दूसरे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन E1 फॉर वैसोडाइलेशन एंड यूरेथ्रल पैलेट्स। ठीक है, अदर सर्जिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड्स द वैस्कुलर सर्जरीज या फिर इंसर्शन ऑफ पेनाइल प्रोस्थेटिक इम्प्लांटेशन रॉड। फिर एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ का क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक प्रेडनिसोलोन 50 मिलीग्राम। ठीक है, डेक्सामेथाजोन 0.5 मिलीग्राम डेली फॉर 10 डेज फॉर 3 to 6 मंथ कैन बी ट्राइड। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लाइक नेप्रेक्सोम 50 mg BD डेली टू रिड्यूस द स्पर्म एंटीबॉडी लेवल। ठीक है, अब आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट में वेराइकोसील सर्जरी होती हैं, माइक्रो सर्जिकल एनास्टोमोसिस होती है, और सर्जरी फॉर क्रिप्टो ऑर्किटिज्म होती है सर्जिकल। अब वेराइकोसील सर्जरीज़ में जैसे वेराइकोसील होता है कि ये 30 to 40% केसेस का रीज़न रहता है मेल इनफर्टिलिटी का। तो इसमें क्या करते हैं कि सर्जिकल लाइगेशन करते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक वेन का। सर्जिकल लाइगेशन ऑफ इंटरनल स्पर्मेटिक वेन इज़ डन ट्रांस इंग्वेनली या रेट्रोपेरिटोनियली, हाई लाइगेशन परफॉर्म्ड होता है, लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी से भी कर सकते हैं। या फिर जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो स्पर्मेटिक वेन में एम्बोलाइज कर देते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक वेन को, स्क्लेरोजिंग सॉल्यूशन या जेल फोम्स या बलून या कॉइल्स डालते हैं उसमें। ठीक है, हाइड्रोसील रिपेयर कैन बी परफॉर्म्ड फॉर लार्ज हाइड्रोसील। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है माइक्रो सर्जिकल एनास्टोमोसिस। माइक्रो सर्जिकल एनास्टोमोसिस में क्या करते हैं, जिन पेशेंट्स की वेसेक्टोमी होती है, 2 एंड्स ऑफ वेस आर माइक्रो सर्जिकली एनास्टोमोस थ्रू वेसोस्टोमी या फिर वेसो एपिडिडाइमोस्टोमी करते हैं कि रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ पेटेंसी इस पर डिपेंड करती है कि टाइमिंग कितनी है, कि मतलब लॉन्ग इंटरवल तो नहीं है वेसेक्टोमी और रिवर्सल में, मतलब क्योंकि एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ वगैरह तो नहीं बन गई हैं। फिर सर्जरी फॉर क्रिप्टोऑर्किडिज्म, ये तो होता है कि मतलब इट इज़ परफॉर्म बिटवीन द एज ऑफ 2 to 3 ईयर फॉर प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस इन लेटर लाइफ। द सर्जरी कैन बी परफॉर्म इन ऑर्किडोटॉक्सी। अब आते हैं IUI टेक्निक एंड ART टेक्निक्स जो होती हैं। IUI टेक्निक में क्या होता है कि 0.5 ml ऑफ द जो स्पर्म वॉश किया जाता है, जो उसमें से हाईली मोटाइल मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल जो स्पर्म होते हैं वो लिए जाते हैं, जो डॉयड स्पर्म्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, उन सबको हटा दिया जाता है। और जो फिर उसको मतलब जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है वो सब भी हम हटा देते हैं, क्योंकि सेमाइनल प्लाज्मा में भी प्रोस्टाग्लैंडिन हो सकते हैं, तो वो यूट्राइन क्रैम्प्स वगैरह करा सकते हैं। तो मतलब सिर्फ हम हाईली मोटाइल और जो मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल जो स्पर्म्स होते हैं उनको लेते हैं। फिर सुपर ओव्यूलेशन जो हमने कराया हुआ होता है वो क्लोमिफेनेसी जी से, उसके थ्रू फिर उसको स्पर्म की मोटेल, फिर IUI हम करते हैं आफ्टर HCG इंजेक्शन। ठीक है, जो IUI करते हैं, स्पर्म मोटिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन थ्रू डेंसिटी ग्रेडियंट, और स्पर्म जो स्विम अप टेक्निक्स मेथड आते हैं उसके थ्रू मतलब स्पर्म मोटिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और IUI करते हैं। और मदर में तो हम वो कर ही रहे होते हैं, सुपर ओव्यूलेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं। इंडिकेशंस क्या क्या हैं इसके? सर्वाइकल फैक्टर्स हैं, एंटीबॉडीज़ इन सर्वाइकल म्यूकस, इम्पोटेंस और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के केस में, ठीक है, हाइपोस्पैडियासिस, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। सर्वाइकल फैक्टर्स एंटीबॉडीज़ हैं, मतलब सर्वाइकल म्यूकस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, हाइपोस्पैडियासिस या कोई अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। तो इसमें मतलब इसमें बोला है कि मतलब साइकिल्स में 10% प्रेगनेंसी रेट होती है पर उसमें IUI में हमें पता है, और 4 up to 30% तक जा सकती है 3 साइकिल में। और अगर इन साइकिल्स में हम FSH और HMG यूज़ करेंगे तो फर्दर इम्प्रूव हो जाती है प्रेगनेंसी रेट। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर, ये अभी तक इंडिया में लीगल नहीं है। इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं? एज़ोस्पर्मिया, स्थेनोज़ोस्पर्मिया, अनकरेक्टेबल इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, कोई जेनेटिक डिजीज़ है हस्बैंड में, या फिर RH नेगेटिव डोनर, इंसेमिनेशन फॉर RH सेंसिटाइज्ड वुमेन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी यंग डोनर होते हैं फ्री फ्रॉम HIV, HCV, SPC से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कॉन्फिडेंशियल मैनर में फ्रोजन कर देते हैं और फिर उसका ICSI या फिर IVF हम कर देते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब लेस देन 10 ml, जब 10 मिलियन पर ml जो होता है काउंट, तब उसमें करते हैं। तो उसमें हम इसमें जो 50,000 सेलेक्टेड मोटाइल स्पर्मेटोजोआ आर यूज्ड फॉर इंसेमिनेशन फॉर ऑफ मैच्योर यूसाइट एस्पिरेटेड अंडर अल्ट्रासाउंड कंट्रोल एंड कैप्ट इन स्पेसिफिक कल्चर मीडियम। ठीक है, फिर 18 घंटे बाद oocytes को ऑब्जर्व करते हैं फॉर साइन ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ 2 न्यूक्लियाई, 2 से 4 सेल एम्ब्रियो स्टेज को फिर हम यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफ़र कर देते हैं IVF में। अब आते हैं ICSI। ICSI में क्या करते हैं हम कि ये जब करते हैं जब स्पर्म कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, लेस देन 1 मिलियन पर ml होती है, फिर टोटली मोटाइल या फिर एबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं, या फिर ये ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में भी कराया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं, क्यूमिफिलस जो सेल्स होते हैं वो oocyte के अराउंड जो क्यूमिफिलस सेल्स होते हैं उनको एंजाइमेटिकली डाइजेस्ट करते हैं। फिर जो सिंगल लाइव स्पर्म है जो डायरेक्टली oocyte में इंजेक्ट कर देते हैं थ्रू माइक्रो मैनिपुलेशन थ्रू जोना पेल्यूसिटा। रिजल्ट जो है ICSI के बहुत अच्छे हैं, 40 to 60% है। ठीक है, अब आते हैं सर्जिकल रिट्रीवल टेक्निक्स क्या होती हैं ICSI के लिए, और जो IVF के लिए हमें जो स्पर्म है वो रिट्रीव कैसे करना है। तो उसमें आता है मीसा, पीसा, टीसा और टीसे। ठीक है, मीसा इसमें आएगा माइक्रो सर्जिकल एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन, पीसा परक्यूटेनियस एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन, फिर आएगा टीसा टेस्टिकुलर स्पर्म फाइन निडल एस्पिरेशन। ठीक है, टेस्टिकुलर स्पर्म फाइन निडल एस्पिरेशन, फिर आएगा टीसे, तो इसमें क्या है टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, TC। ठीक है, और फिर एक तो है माइक्रोस्कोपिक टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। समझ में आ गया। अब आते हैं मीसा में तो स्पर्म को हम एपिडिडाइमिस से निकाल रहे हैं और ओपन अंडर एनेस्थीसिया। परक्यूटेनियस में क्या है कि लोकली हम उसको परक्यूटेनियस एपिडिडाइमल हम उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये टीसा में क्या होता है टेस्टिकुलर परक्यूटेनियस टेस्टिकुलर स्पर्म फाइनल एस्पिरेशन। इसमें देखो
इसमें भी हम लोकल एनेस्थीसिया में निकाल रहे हैं, ठीक है। और टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, इसमें हम टेस्टिस से निकाल रहे हैं, डायरेक्ट स्पर्म एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं टेस्टिस से, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन में माइक्रो टी से बोलते हैं उसको, टेस्टिस इज डिसेक्टेड अंडर ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप फॉर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। अब आते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ स्पर्म, मतलब जिनको मतलब रेडिएशन या कीमोथेरेपी या कोई कैंसर्स हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, क्रायो पर प्रिजर्व कर लेते हैं सीमन को और फिर उसको लेटर यूज़ करते हैं, एक सी है IVF में।